निलंबन की नई सियासत, विपक्ष के लिए नई आफत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन विपक्ष के लिए एक आफत छोड़ गया है। हम आफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र में न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया, बल्कि दूसरे दल के सांसदों को भी सदन से सस्पेंड किया गया। सवाल उठता है कि क्या यह विपक्ष के खिलाफ सियासत की नई लकीर है या फिर नियमों के हिसाब से स्पीकर ने कार्रवाई की है? क्या ये विपक्ष की आवाज को दबाने का हथियार है? या सीधे लिए चलते हैं हमको सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और आलोक शर्मा जी भी। लेकिन अनुराग, आप हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को जवाब नहीं देते हो। अब मैं 1966 की बात करता हूं। मिजोरम में किसने बॉम्ब फेंकवाए थे? किसकी दादी थी? श्रीमान राहुल गांधी जी, जवाब दीजिए देश को। मिजोरम में बम फेंकवा के हजारों लोगों की हत्या किसने करवाई थी? क्या आप इंदिरा गांधी जी के निर्णयों को लेकर अभी नहीं बताओगे? जब आपसे आज मीडिया ने सवाल पूछा तो आप कन्नी काट के परली तरफ निकल गए। इतिहास गवाह है, यह मणिपुर में नफरत का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। मिजोरम में 1966 में बम फेंकवाने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और मैं अगर बात करूं 1997 की, तो एक साल तक मणिपुर जलता रहा। किसकी सरकार थी? किसका समर्थन था? और यही नहीं, 2011 में राहुल जी, आप तो तब सांसद थे, 2-2 हजार रुपए लीटर पेट्रोल बिका मणिपुर में। कितने महीने बंद रहा मणिपुर, जलता रहा। और इन सालों का अगर आप हिसाब लगाओगे कांग्रेस के शासनकाल में, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में कितने हजार लोग मारे गए, उस खून से किसी का हाथ लथपथ है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लथपथ है। यह खूनी पंजा जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हो, यह निर्णय आपके जो देश इतिहास को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि नफरत के बीज आप लोगों ने बोए थे। नॉर्थ ईस्ट बम, बंद और ब्लास्ट के लिए ही जाना जाता था। बम, बंद और ब्लास्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था कांग्रेस की सरकारों में। लुक ईस्ट पॉलिसी थी आपकी, देखते रहते थे। मोदी जी ने आके एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। जितने पिछले 60 सालों में आपके प्रधानमंत्री जितनी बार नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए भी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कदम भी उठाए। आपको तो 75 साल में कोई ऐसा नहीं आया जिसको भारत रत्न आप वहां से दे सकते थे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रत्न भी वहां पर देने का काम किया, पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक देने का काम किया। लेकिन आखिरकार आपको तो नफरत के बीज बोने की आदत है, राजनीतिक लाभ उठाना है। आपका हाल भी श्रीमान राहुल गांधी जी वैसा ही है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, आप भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रहे हो। कुछ भी बोलते हो देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और जब अमित भाई ने यहां पर बताया, गृह मंत्री जी ने, कि कैसे आजादी के बाद 2014 तक कोई फेंसिंग नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में नहीं की गई थी। पूरा बॉर्डर खुला होता था, 40 किलोमीटर तक अंदर आने देते थे। तब तो आपका कोई नेता वहां खड़ा होकर नहीं बोला। हमारी सरकार ने फेंसिंग भी शुरू करवाई है, करवा भी दी, अब आगे भी जारी है। और यही नहीं, जिस तरह से आपने टिप्पणी की कि एक समाज के अगर पुलिसकर्मी साथ में होंगे तो दूसरा समाज, अगर 2 ट्राइब की लड़ाई है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें मणिपुर में नफरत कांग्रेस पार्टी ने बोया है। राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे थे। लेकिन बात हो रही थी इस मॉनसून सत्र की। एक के बाद एक देखिए जिस तरह से निलंबन विपक्षी सांसदों का हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, बल्कि अन्य जो दल है उनके सांसदों को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक शर्मा जी दोनों जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अब सवाल यह उठता है इन निलंबनों के बाद कि क्या यह विपक्ष के खिलाफ सियासत की नई लकीर है या फिर नियमों के हिसाब से स्पीकर ने कार्रवाई की है? क्या यह विपक्ष की आवाज को दबाने का नया हथियार है या फिर विपक्षी संसदीय मर्यादा और नियमों की सीमा को बार बार
टांग रहा है। इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिवसेना सांसद उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की, उनके पास भी चलेंगे। निलंबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, लामबंद हो रहे हैं विपक्ष के तमाम सांसद, सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। क्या है ये सियासी हथियार अब सरकार के हाथ में, या फिर मर्यादा वाकई तोड़ रहा है विपक्ष? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। इनको माफी मांगना चाहिए। प्रदर्शन की इस कहानी के किरदार हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से आखिरी वक्ता अधीर रंजन ही थे। बीजेपी ने अपने कोटे से अधीर रंजन को बोलने का मौका दिया था, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल गए कि बीजेपी अधीर हो गई। बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। इस सदन की एक गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहा। अधीर रंजन इस प्रकरण से विचलित नहीं हुए। पीएम मोदी पर उनका हमला जारी रहा। रूल 252(5) सर, उनका हमला कुछ ऐसा था कि संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक निकालने पर मजबूर होना पड़ा। उनके भाषण के कुछ हिस्से को कार्रवाई से हटाना पड़ा, लेकिन सख्त एक्शन ये हुआ कि अधीर रंजन निलंबित कर दिए गए। अब इस पर विपक्ष लामबंद है। अधीर रंजन के निलंबन पर नया संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी और विपक्ष दोनों की तलवारें निकल गई हैं। खड़गे ने लोकसभा का मामला राज्यसभा में उठाया, हंगामा और बढ़ गया। अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया, वो फ्लिप्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। हम लोगों पे तो जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सस्पेंशन का प्रस्ताव लेके आए, अगली बार फांसी का प्रस्ताव लेके आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग कोई चुप रहने वाले हैं। मणिपुर के लोगों का मुद्दा बार बार उठाता रहूंगा। पूरी लड़ाई नीरव पर आकर ठहर गई। अधीर का तर्क है कि वो नीरव मोदी का जिक्र नहीं कर रहे थे। नीरव से उनका मतलब कुछ और था। उनके बयान को गलत समझा गया। जो करेगा वो भरेगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने दल की राजनीति से बाहर निकलिए, देश के तिरंगे के मान सम्मान के लिए आगे बढ़िए। इसका दावा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री पे हमला बोला अधीर रंजन चौधरी ने, इसलिए एक्शन लिया। अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने बोलने का समय भी नहीं दिया था। अगर उनको इतने शक्तिशाली नेता वो लगते थे, तो पश्चिम बंगाल में की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के समय वो 21 लोगों के डेलीगेशन को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लेके गए? देखिए, संविधान की एक धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये संवैधानिक अख्तियार है कि अपनी बात सदन के पटल पे बेबाकी से रख सके, और अगर बहुमत का दुरुपयोग करते हुए किसी भी सांसद को, और श्री अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, उनको इस तरह से निष्कासित किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गनीमत है कि ये सब सत्र के आखिर में हो रहा है, वरना ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, इत्तेफाक भी है और अच्छी बात भी है कि आप यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आप ही की बात का, चूंकि आपका नाम कमेटी में डाल दिया गया, आपने दावा किया सहमति नहीं थी, इस वजह से अब संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए? जो जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ सस्पेंशन हो ही जाता है, कोई ना कोई। जिन भी सांसदों पे कार्रवाई हुई है, यदि उनके किसी पहले कार्य, कृत्य अथवा पहली गलती कह लें, पहले कृत्य को तो गलती कहा जा सकता है, तो बात मान लेते हैं।
संजय सिंह जी बताया गया 56 बार वेल में आए। चलिए कोई बात नहीं, पिछले बार के सत्र में याद करिए, संजय सिंह जी वो सांसद हैं जो कुर्सी पे टेबल पे चढ़ गए थे और किताब फेंकी थी। उन सांसदों के समूह में शामिल थे जिन्होंने माइक उखाड़े थे जिस समय तत्कालीन वेल में आना गुनाह हो गया सर। इसी वेल में आके तो लोगों ने नोट ऐसे से मैंने बोला क्या? हाँ, टेबल पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। यह प्रदेश विधानसभाओं में दिखा, संसद में कभी नहीं दिखा। माइक उखाड़ दिए गए और चेयरमैन के ऊपर किताब फेंकी गई। उस समय हरिवंश जी ने बाकायदा लिखा कि हिंसक हमला हुआ अध्यक्ष पे। अब बताइए, उसके बाद कंसिस्टेंट ये होते रहना। कई बार चेयरमैन ने, यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा आई नेम यू, कई बार कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से सदन को निरंतर डिस्टर्ब करने का यदि प्रयास कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब आइए अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर बात। नहीं, एक बार राघव चड्ढा पर पहले आप बोल लीजिए। वो ये समझा रहे थे, एक सेकंड, कि सिग्नेचर तो है नहीं, जो पहले बात कह दी गई कि आप लोगों के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे कि आप लोगों का नाम सिर्फ डाला था। वो समझा रहे थे कि जैसे बर्थडे पार्टी में किसी को आप बुलाते हैं तो आप किसी को भी आमंत्रण भेज सकते हैं, उसमें सहमति की क्या जरूरत है? देखिए, उनका लॉजिक बुलाने के लिए सहमति की जरूरत नहीं है, पर बर्थडे के कार्ड में उत्तरापेक्षी में आप नाम डाल देंगे तो सहमति की जरूरत है। अब मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा रिटर्न में नहीं किया। जैसे ध्वनि मत से विश्वास पारित होता, कोई भी प्रस्ताव, आपने पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, तो एक होता है कि आपने रिटर्न में किया या बटन दबा के किया, उसमें तो आपका वोट काउंटेड है, क्लियर कट कि आपने इसको दिया है। परंतु यदि ध्वनि मत में कोई कह दे नहीं ये 10 वोट हमारे हैं, फिर कहे नहीं मैंने तो ऐसा लिखित में तो कुछ नहीं दिया। हम तो एक सिंपल सी बात करें, संसद छोड़ दीजिए, यदि आपका नाम कोई आपकी बगैर सहमति के किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यालय में दे दे तो आपत्ति का विषय बनता है कि नहीं? तो संसद में तो और ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इतने ही समझदार थे तो वो ये कहते अपने सदस्यों का नाम देंगे, हम विपक्ष के लोगों का नाम, मतलब सत्ता पक्ष के लोगों का नाम प्रस्तावित करना चाहते तो भी बचाव हो जाता। पर ये तो सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला है। आपने बताया नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं की, कोई कंसेंट नहीं लिया और सीधे जाके आपने नाम दे दिया। और अब आप कह रहे हैं साहब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, कंसेंट की जरूरत तो है, या तो वो कहें कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिटर्न में सिग्नेचर नहीं। अधीर बाबू के साथ क्यों किया? अधीर बाबू के साथ लोकसभा में तो सबको हम देखते हैं वेल में ही आते रहते थे। अपना इतिहास मत भूलिए, आप लोग का भी टाइम वहीं बीतता था। बात वेल की नहीं है। अधीर बाबू को अभी की बात समझ लीजिए, वैसे ही कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया था। तो कुछ सोच समझ के किया हुआ। क्यों नहीं दिया, मैं याद दिलाना चाहता हूं। धारा 370 के ऊपर जब बहस हो रही थी, लोगों से कहूं जाइए वो फुटेज देखिए। जब अधीर बाबू ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूनाइटेड नेशंस का मामला है। आप देखिएगा सोनिया गांधी जी यूं उनको देख रही हैं, मतलब लगभग घूरती हुई आंखों से कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। और उसके बाद याद करिए, आनंद शर्मा जी जो राज्यसभा में उपनेता थे, उन्होंने प्रेस में बयान देके कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है वह पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, निलंबित क्यों किया गया? पहले समझा तो दीजिए क्यों किया, उनकी बात पर, पूरी बात व्यवहार पर किस चीज पे निलंबित किया गया है? अगर आदमी कंसिस्टेंट गलती करता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। अभी क्यों तो अगर लगातार फिर आप प्रधानमंत्री के, तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण क्या दिए। भारत की संसद के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान, तो कुछ और थोड़ी किया है। सिर्फ वो विषय विशेषाधिकार समिति को दिया है और जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी तब तक वो नहीं रहेंगे। जैसे आप कहते हैं सब्जेक्ट टू इंक्वायरी पद पे नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई निर्णय थोड़ी हो गया। निर्णय नहीं हुआ है, लोग जी निर्णय नहीं हुआ है वो कह रहे हैं। देखिए मैं 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं। रजनी पाटिल जी हमारी सांसद रही, एक सत्र में निलंबन हुआ, उसके बाद दूसरे सत्र में भी उनको कंटिन्यू रखा गया। उनको बताया तक नहीं गया कि कौन से कानून और कौन से जुर्म में उनको सेकंड में कंटिन्यू किया गया। अब कह रहे हैं कि सब कंसिस्टेंटली वो ऐसा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उन्होंने ऐसा किया और कंसेंट नहीं लिया, 2 ही शब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और कंसिस्टेंटली बोलते हैं तो किसका कंसेंट लेके बोलते हैं? कलावती का नाम झूठे संदर्भ में देश के गृह मंत्री ने किसका कंसेंट लेकर किया? सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है, कलावती ने आकर बयान दे दिया कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि कम से कम देश की जो सरकार है उसके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए कि 303 की संसद होने के बाद भी आप अपने सांसद से तो तुरंत माफी मंगवा के उसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाप शनाप जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नोटबंदी हुई तो एक्शन हुआ, 3 काले कानून आए तो एक्शन हुआ,
आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बात वेल की नहीं है, बात वेल की है ही नहीं। बात तो यह है कि जो सवाल उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने अडानी का सवाल उठाया तो संसद सदस्यता ही बाहर कर दी। किस तरह से की? तमाम झूठे साक्ष्य तथ्य देकर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या प्ली किया। शायद इनको पता होगा कि हाई कोर्ट को बचाव के लिए भी वहां पर बातें हुई हैं कि हाई कोर्ट पर प्रभु रुक जाइए अभी जरा। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको इस तरह के ओछे हथियार अपनाने पड़ेंगे। पीएम 300 धारा 370 के ऊपर आपने अभी बात की, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 15 लाख आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री तो झूठ पर पूरे आधारित हैं। कल के भाषण में 4 झूठ हैं उनकी। पहला झूठ तो यही है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो 2011 में शुरू हो गया मणिपुर में, उसको कह रहा हमने शुरू किया। अभी सुधांशु भाई ने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि इन्होंने पुल, असम का पुल बनवा दिया। वो असम का पुल 4 साल पहले से था, केवल इनॉग्रेशन मोदी जी की वजह से रुका हुआ था। फिर चेक कर लीजिएगा उसको, ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब जब कोई सवाल पूछेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने सवाल पूछे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि किस तरह से उनकी कार्यशैली कैसी है, उनको बाहर कर दिया गया। ये गुजरात मॉडल है। संसद सहमति के बिना नाम दे दिया, वो ठीक है। देखिए, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता, सहमति थी कि नहीं थी, वो जवाब राघव चड्ढा या उनकी पार्टी के लोग साक्षात यहाँ, लेकिन मैं फिर कहूंगा नहीं, देखिए उनकी पार्टी के लोग कहेंगे। एक और सांसद राज्यसभा की हमारे साथ है, वो इस पर सही बात बता सकती है। प्रियंका जी, जिस तरह से एक के बाद एक, और आम आदमी पार्टी के तो 3 सांसद अभी सस्पेंड है, राघव चड्ढा, संजय सिंह और रिंकू साहब, तीनों सस्पेंड हैं, और अब अधीर बाबू। क्या वाकई मर्यादा लांघ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन सही है, या फिर ये हथियार बन गया है? देखिए, जहां तक संजय सिंह जी का मामला है, वो बहुत स्पष्ट था कि वो वेल ऑफ द हाउस गए थे और वो चेयरमैन का ध्यान उस पर करना चाह रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, 267 के नोटिस दिए हैं। उसी बात को लेकर उनको इस सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आज आखिरी दिन पे कहा गया कि नहीं, उनका सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी नहीं मिलती है। रजनी पाटिल जी को भी ऐसे ही इस सेशन से बर्खास्त किया था, फिर उनको बहाल तब किया है 3 सेशंस होने के बाद। ये कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है। पहले होता था, टाइम फ्रेम होता था। जैसे मैं खुद सस्पेंड हुई थी, हमसे कहा था कि पूरा विंटर सेशन में हम नहीं अटेंड कर सकते हैं। यहां पर अब ये सेशन इतना मिसयूज हो रहा है रूल्स का कि आपको जब मन चाहे आप किसी को भी सस्पेंड कर दें, जितने समय के लिए चाहिए आप सस्पेंड कर दें। एथिक्स कमेटी जब मिलेगी मिलेगी, प्रिविलेज कमेटी जब मिलेगी मिलेगी। तो इस तरीके से निलंबित करना। अब रही बात राघव चड्ढा की, ये मेरे हाथ में ये रूल बुक है। रूल बुक क्लियरली बताती है सिलेक्ट कमेटी को लेकर कि सिलेक्ट कमेटी में ना उनको सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन प्रपोज नेम्स ना उसमें सिग्नेचर की जरूरत है, ना कोई लेटर ऑफ कंसेंट की जरूरत है। उन्होंने कुछ नाम डाले, नए सांसद हैं, कुछ नाम डाले, अगर आपत्तिजनक लगा तो वो उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है आप उनको बता दीजिए, सीधा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर से यही कोई टाइम बाउंड मैनर का सस्पेंशन नहीं है। आपको कोई सांसद जो आते हैं उनका राज्य उनको चुनकर भेजता है राज्यसभा में। जो लोकसभा में आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आते हैं। आप सिर्फ हमारा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं, आप उस राज्य की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं मानती हूं ये गलत हो रहा है और ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जवाब दीजिए। देखिए, मेरे विचार से प्रियंका जी ने आप जो एक बोला पूरी है, कंस्टिट्यूएंसी की आवाज को बंद कर रहे हैं एक सांसद को निलंबित। प्रियंका जी ने बोला है, मेरे विचार से इनकी बात का संशोधन करता हूं, उन्होंने नियमानुसार गलत बोला है। यह सच है कि साइन की जरूरत नहीं है और कंसेंट की जरूरत है। यदि कंसेंट की जरूरत नहीं है तो कल के दिन तो आप इस आधार पर किसी की सदस्यता ले लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर व्हिप जारी होता है कि आपको अमुक बिल के ऊपर सदन में उपस्थित रह के बिल के पक्ष में वोट करना है और विपक्ष कहता है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, और आप सत्ताधारी दल के सांसद का नाम भेज दें कि सेलेक्ट कमेटी में जाना है, और यह मान लिया जाए कि वो सही है, तो व्हिप का उल्लंघन हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं बिल्कुल तकनीकी आधार पर प्रिविलेज कमेटी को तय करने दीजिए। और संजय सिंह जी की जो उन्होंने विषय कहा, संजय सिंह वेल में नहीं आए थे, वो सीधे अध्यक्ष की मेज पर यूं जाकर उन्होंने किताब जो थी वो अध्यक्ष की चेयर पे की थी। कोई वीडियो फुटेज जाके दिखा के देख सकता है। रजनी पाटिल जी ने जो किया, उन्होंने सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की
और वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पे जारी की, जो बिल्कुल नियम में लिखा है, जो सरासर कंडक्ट के अगेंस्ट है, प्रिविलेज का मैटर है। सदन की कार्रवाई के अंदर की कोई भी चीज सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं डाला जा सकता वीडियो, इसलिए हुआ। अब देखिए, जहां तक ईमानदारी की बात है, हाँ। अभी सुशील कुमार गुप्ता जी, एक सांसद आम आदमी पार्टी के, कल वो टमाटर की माला पहन के आ गए। ये भी कंडक्ट रूल के विरुद्ध है, परंतु सभापति महोदय ने उनसे कहा कि यदि आप अपने कंडक्ट के लिए माफी मांग ले तो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। सुशील गुप्ता जी ने माफी मांग ली। डेरेक ओब्रायन जी ने 1-2 बार कहा, मगर आप याद करिए, कल सदन में चेयरमैन साहब ने नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों से कहा कि इनका कंडक्ट है, मगर फिर भी सदन तय करे, तो सबने कहा नहीं ठीक है, इनको मौका दे देना चाहिए, नहीं किया। तो सुशील कुमार गुप्ता ने अगर माफी मांग ली तो क्या समस्या है संजय सिंह जी को माफी मांग लेने में, या राघव चड्ढा जी को माफी मांग लेने में, या अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांग लेने में? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि आप लोगों की जो क्षमता, टॉलरेंस लेवल है, वो आप लोगों का बहुत कम है। अपनी बुराई, अपना आपको लेकर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप एक एक करके सबके विकेट उखाड़ रहे हैं। अब ये बताइए, मुझे बताइए ना सर, अधीर बाबू को क्यों सस्पेंड किया गया है? कौन सी बात पे सस्पेंड किया गया है? उन्होंने जिस प्रकार की आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री के बारे में कही, चलिए पहली बार होता मान लेते, राष्ट्रपति के बारे में कह चुके हैं, राष्ट्रपति भारत की संसद के बारे में कह चुके हैं कि भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है वो नियम बनाने का। तो संसद, राष्ट्रपति और उसकी अवमानना कर चुके हैं। और मैं तो दूसरा पूछना चाहता हूं, अधीर बाबू के प्रति कांग्रेस में इतना वो है तो उनसे क्यों नहीं शुरू करवाया? भाई, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करता है। और एक बात और कह दूं, 56 बार के बाद आपको लगे कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक चीज और कह दे, अभी इन्होंने अडानी कहा, मात्र कुछ महीने पहले की बात है ना अंजना जी, अभी लोग कहते हैं LIC लुट गया, बर्बाद हो गया, SBI को अडानी का हाथ बेच दिया। आज जाके चेक करिए, LIC सबसे प्रॉफिट, SBI सबसे प्रॉफिट मेकिंग, अब पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। पहली बार रिलायंस को पीछे छोड़ के SBI आगे आया। LIC ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है। इसलिए हम कह रहे हैं, झूठ की इबारत पे ये लोग बनाते हैं ताकि देश में निवेशकों का पैसा डूब गया, LIC की उनकी स्कीम डूब जाएगी, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला, और आज LIC और SBI रिकॉर्ड प्रॉफिट बना के सामने आ रहे हैं। आप लोग झूठ का एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। PM ने भी उसको काउंटर किया है, ये कह रहे हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है SBI का, इसके बाद प्रियंका जी आ रही। SBI का NPA कितना बढ़ा है वो भी जरा देश के प्रधानमंत्री बता देते तो बहुत अच्छा था। 40 एंट्री अगर आपको लेनी है, आपको अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पज से, CA के पर्पज से अगर स्टेट बैंक की कोई वहां पर बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो 40 एंट्री पर 118 रुपए कट रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट कौन सा बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, क्या उनका शेयर बढ़ गया? और अगर SBI प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी SBI का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है, प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से किया। वापस आता हूं, कितने टैक्स लगते हैं? बैंक 1 थोड़ा पहले अधीर बाबू को तो डिफेंड कर लीजिए आलोक जी। आ रहा हूं मैं उसमें भी। अधीर बाबू के लिए 2 शब्द नहीं बोल रहे? इंदिरा गांधी ने नरसिम्हा राव ने किया था। अधीर बाबू पे 2 लाइन तो बोल दीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी नहीं वो किया, प्राइवेटाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन था। मैं वही उसी पर आना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा। अधीर बाबू पे पहले बोल लीजिए, डिफेंड क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं हम अधीर बाबू के लिए ही तो आज जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ वो किसके लिए हुआ? अधीर बाबू के लिए नहीं हुआ तो किसके लिए हुआ? आज का विषय अधीर बाबू या एक सांसद नहीं, आज का विषय यह है कि अगर सांसद बोल रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या यह सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई, राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। मुझे समझ, आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से वायनाड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि कहा कि ये वायनाड की जो वोटर्स हैं, जो जनता है वहां की, उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को आपने खाया है। और उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कमेटी खेलना शुरू कर दिया है अब आपने। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की SIT का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। किताब की बात जहां तक है, किताब फेंकी गई, किस चीज के लिए फेंकी गई थी कि 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून, उस पर सरकार एक अडानी को बचाने के लिए कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। किताब फेंकी गई, कहीं ना कहीं विरोध हुआ। आप तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 3 काले कानून आप लोगों ने वापस लिए। आप लोग तो ऐसे हालत हैं कि एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया,
कमेटी में फंसाया। वही खेल आप संसद में कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, ठीक है। वो एक्शन ले लिया। प्रियंका जी, एक जवाब, आखिर देश की संसद चलेगी कैसे? आखिर मर्यादा की लकीर खींचेगी कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर और द्रौपदी के चीरहरण, अंधा राजा, बहुत सारी बातें कही जिन्हें एक्सपंज किया गया और उस पर आज वो खुद सफाई देने आए और बार बार कहते हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए मेरी भावना गलत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें करने से फिर बचना चाहिए? नहीं, क्यों? क्या गलत कहा? क्या द्रौपदी का जो किस्सा है क्या महाभारत में नहीं लिखा है? क्या धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे? तो आप किस बात की, क्या मर्यादा की बात कर रही हैं? तो आप कहती है जी महाभारत भी गलत है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार नहीं है। फिर हम भागवत गीता से कोट करने लगेंगे तो आप कहेंगे भागवत गीता की मर्यादा रखिए। तो पार्लियामेंट में मर्यादा कौन सिखाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या नई मर्यादा लेकर आएगी? आज आप देखिए राज्यसभा में इनके खुद के बीजेपी एमपीज उठकर खड़गे जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कि उन पे कार्रवाई की गई। ये खुद बैठे रहे थे, सुधांशु जी आप थे उस समय पर जब खड़गे जी को लेकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। तो आप मर्यादा का पार्ट सिर्फ विपक्ष के लिए है और ये लोग जो सब कहें वो संस्कारी है। तो ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो हो रही है उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं बस कहूंगी, यहां पर इन्होंने कहा, सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा कि संजय सिंह जी टेबल पे चढ़ गए थे, कुर्सी पे चढ़ गए थे, माइक तोड़ा था। उस समय पे भी वो सस्पेंड हुए थे भाई साहब। उन्होंने जो सस्पेंशन हुआ था उसका पालन किया था। यहां पर आकर कहना, और वो काले कानून जो फार्मर्स बिल लाए थे उसके ऊपर किया था जो आपको वापस लेना पड़ा था। और उस दिन जो हुआ, आप ये कह दीजिए कोई टाइम बाउंड एक्शन ही नहीं है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हम सत्ताधारी हैं, हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। हमने निर्णय ले लिया कि किसको बर्खास्त करना है। अब अधीर रंजन चौधरी जी पे आते हैं, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा धृतराष्ट्र की तरह कर रहे हैं। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र वहां पे थे, और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। तो क्या गलत है अगर हमने कंपैरिजन कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है? जब रेणुका चौधरी जी जोर जोर से हंसी थी, उन्होंने किससे तुलना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके लिए कोई मर्यादा की नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी और पार्लियामेंट्री मोरालिटी की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी। और जब मन चाहे हम सस्पेंड करेंगे, जितने समय के लिए चाहिए हम सस्पेंड करेंगे। सांसद जी जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी वाले विषय में क्या बोला था, मैं चुनौती से कहता हूं, जाके देखिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और वीडियो में अवेलेबल। उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनाई पड़ी, बस और कुछ नहीं। अभी तो आपके तिनका था कि आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि इसका मीनिंग ये है। और कौन किसको मुंह बंद करता है? अधीर रंजन चौधरी जी ने कोलकाता में कहा कि जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पश्चिम बंगाल में हत्या हो रही है उसके लिए वो कोर्ट गए। उन्होंने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और उनको बेंगलोर में चुप करा दिया गया। कहा नहीं, तृणमूल कांग्रेस को साथ में लेना है टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यानी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बोलने वाले अधीर रंजन चौधरी को दबा देने वाले लोग, उनको नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन में बोलने न देने वाले लोग। और प्रियंका जी ने कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीरहरण की बात कही। अंजना जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक राज्य की विधानसभा में भी ये घटना हुई है। कब? मार्च 1989 तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी डीएमके की सरकार में, और डीएमके के लोग बैठे हंस रहे थे जो आज आप लोगों के पाले में खड़े हुए हैं। इसलिए जब ये सारे उदाहरण दिया करिए तो स्वतंत्र भारत में आज आप लोगों ने क्या किया है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि किसी महिला के वस्त्र विधानसभा में खींचे गए हों और वही लोग आज आपके पाले में बैठे हों जो लोग हंस रहे थे। इसलिए वो उस युग में अलग हुआ होगा, मगर इस युग में तो साक्षात आप लोगों ने किया है। चलिए आलोक जी, इसका भी जवाब दीजिए। वो डीएमके आज आपके साथ है और जो जयललिता के साथ हुआ, पता नहीं ये जनरेशन कितना जाने, लेकिन वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, विस्मित करने वाली थी। उस पर भी जवाब। और इसी के साथ तमाम जो अखबारों के बहुत सारे एडिटोरियल्स है वो ये बता रहे हैं कि क्या जो सत्ता पक्ष है वही फायदा ले गया इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का। देखिए, मुझे लगता है देश के लार्जर देन ए किंग साइज जो प्रधानमंत्री थे उनको आकर बोलना पड़ा और वो एक्सपोज हुए कि वो मणिपुर पर बोलने से डरते हैं।
ये पूरा देश समझ गया कि किस तरह से मणिपुर से भाग रहे हैं वो। अब बात आती है कब क्या हुआ। अभी अभी पहलवानों का मुद्दा था, पूरे देश ने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके गर्दन के ऊपर पैर रखकर उनको रौंदा। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं किस तरह से बिहार की विधानसभा में जब ये जेडीयू के साथ थे वहां पर क्या हुआ था, क्या ये उस समय पर साथ नहीं थे? वहां पर किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी, हमने विरोध किया था। कोई किसके साथ था, कौन नहीं था, कौन था, आज वो विषय नहीं। बात आज ये है, अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। ये किसने कहा था भाई? केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में, उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे, जिसके लिए कहते थे कि वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये 800 करोड़ 700 करोड़ 600 पता नहीं कितने करोड़ बताते थे। आज वो वॉशिंग मशीन से धुलकर वहां पर बैठकर पूरे संसद को चुप कर रहा है। उसके ऊपर नोटिस गया क्या किसी का? चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे हम। ये सेंटेंस था ना। आज आप लोग जिस तरह से संसद को चला रहे हैं पूरा देश देख रहा है, और जो अहंकार आप लोगों का है। एक महिला जो स्वयं में केंद्र की मंत्री हैं, वो कहती है ईडी आ जाएगी, हाँ हंस के ईडी आ जाएगी। और जब एक मीडिया वाले ने पहलवानों का सवाल पूछा, पहले एक सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो सड़क पर भागती हुई नजर आई थी मीनाक्षी लेखी जी। पूरे देश ने देखा है आपकी जो दोहरी जो मापदंड हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये नियमों का हवाला देना बंद कीजिए और केवल ये बताइए कि नारायण राणे को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया? ठीक है, एक बार नारायण राणे पे जवाब, फिर धीरेन्द्र जी बोलिए। बताता हूं नारायण राणे ने क्या बोला। नहीं, ये बोला था औकात नहीं है किसी की प्रधानमंत्री जी के बारे में बता देंगे। सुनिए, और उसके आगे भी कुछ बोला था, उसके आगे भी कुछ बोला था। सुनिए तो अब पूरी बात, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप। ये वैसे बोला किसने था कि मोदी को उसकी औकात बता देंगे? इनके नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में, जनता ने औकात बता दी। ये मोदी जी की कब्र खुदेगी किसने बोला था? आप ये बताइए, संसद में जो बोला गया दूसरे सांसदों के लिए, आपकी सरकार है गुजरात में, मधुसूदन मिस्त्री जी ने गलत बोला, आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। मोदी जी की कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत। मैंने सिर्फ मौत की बात बोली है। ये बोलने वाले लोग कौन है? भारत के गृह राज्य मंत्री रहे व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट में अगर इनको लगता है तो मैं इनको बड़ा विनम्रता से कहता हूं, आप प्रिविलेज मोशन मूव करिए, लाइए, सांसदों से साइन करवाइए और कहिए कि अरे भाई एक्शन तो जब एक्शन एक सेकंड हमारे बारे में भी एक मिनट आप उसी पैमाने पर सस्पेंशन करा रहे हैं ना। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं। चुनावी भाषण में और सदन की भाषा अलग होगी ना। अरे अंजना जी बात को सुनिए, हमारे में भी जब हमने मोशन दिया है तब कार्रवाई हुई है भाई, अपने आप थोड़ी कर दिया चेयरमैन ने। आप क्यों नहीं ला रहे मोशन? ये होता है दोहरा चरित्र, यानी आपको पता है कि आप नहीं लड़ सकते। और दूसरी बात, आखिर में भाग गए उस बात से जो डीएमके की बात नहीं बताई। और मैं दर्शकों एक और याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे। इस देश में एक सरकार गिरी थी, गुजरात की सरकार। किस बात पे गिरी थी? कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था। किस बात पे? कि जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो राजीव गांधी की हत्या के लिए था, और उसमें राजीव गांधी जी की हत्या के मामलों में डीएमके के नेताओं का नाम आया था, और उन्होंने कहा था डीएमके के नेता राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों के साथ शामिल हैं। उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से कहा इसको हटाओ, उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे, तो गिर गया। आज डीएमके किसके साथ है? राजीव गांधी जी की हत्या भूल गए। ये राजनीतिक सुविधा के लिए, तभी मैंने जो बोला था वहां संसद में मैं दोबारा बोल देता हूं कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब प्रियंका जी। नारायण राणे पे क्या समझौता किया है? वो तो पहले भ्रष्टाचारी था, फिर उसको सस्पेंड करने के लिए विपक्ष का सहारा क्यों चाहिए? विपक्ष का सहारा क्यों? हाँ। हमने भी तो हमने संजय सिंह के खिलाफ हमने दिया है, राघव चड्ढा का दिया है, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नोटिस दिया है। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग नैतिकता का पूरे देश को पाठ पढ़ा रहे हैं। नारायण राणे भ्रष्टाचारी था, वो आज नहीं बोलिए। अरे भाई था वो तो, आपको बता, आपने डिक्लेयर आपने किया हुआ था भ्रष्टाचार, आपने डिक्लेयर किया ना। आप बताइए उसको क्यों शामिल कर लिया आपने? नहीं सरकार, आप बताइए ना। आप जिनके खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी लाए थे, क्या वो झूठी थी? क्या वो सच्ची थी? अब वापस आता हूं, एक मिनट सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप कह रहे हैं इसके साथ सरकार बनाई, उसके साथ। अरे भाई आप लोगों ने तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अरे गिराई, मैंने बनाई, सुनियो भाई, आपने बनाने की भी बात की, डीएमके आपके साथ है। मैं कह रहा हूं माफी भी होती है और समय भी परिवर्तित होता है। इंदिरा गांधी ने तो जो हत्यारे थे उनके परिवार को भी माफ किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पीडीपी जब कहती थी तिरंगा नहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद भी कई महीने तक, 6 महीने तक सरकार क्यों चलती रही? पीडीपी जो सबसे भ्रष्ट थी उसमें क्यों साथ शामिल रहे आप?
अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी जो है वो 71,000 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, और 48 दिन के बाद अजीत बाबू का ऐसे हाथ मार रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन। ये कौन सा दोहरा पैमाना है भाई? आप ओनर सब विपक्ष पे डालिए कि आपके मंत्री ने इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह की भाषा बोली, तो ये क्यों नहीं मोशन लेकर आए? चुनावी भाषण में और सदन की भाषा में फर्क होना चाहिए। नारायण राणे किस अंदाज में बोल रहे थे, और अगर केंद्रीय मंत्री उठ के बोलेंगे कि ईडी भेज देंगे आपके घर, ही क्या तमाशा है? फिर तो साबित हो गया कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, नहीं ये आपके पास साबुन है, दानिश अली है। जी ने बार बार कहा हाँ। ईडी आ जाती है, ईडी आ जाती, ईडी तो वहां पर हंसते हुए मीनाक्षी लेखी जी ने कहा अरे बैठ जाओ, आ ना जाए कहीं। बिल्कुल वो व्यंग और हंसते हुए आपके यहाँ भी ईडी आ जाएगी। विपक्ष के लोग दानिश अली लाए थे, हमारे सांसद ने हमारे जाएगी, आपके यहाँ भी ईडी आ जाएगी। दानिश अली ने कहा ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा अरे भाई बैठ जाओ, हल्ला मत मचाओ, एक्सपंज हो गया, इसलिए हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। खत्म हो गई, एक्सपंज हो गया है तो हम सुना भी नहीं सकते हैं, वरना आपको लाइव सच जुबान पे आई जाता है, ताकि दर्शक समझ जाते। सच जुबान पे आई जाता है। जल्दी बोलिए। अंजना जी, ये लोकतंत्र के लिए नारायण राणे की भाषा गलत थी। एक ये लोग नैरेटिव सेट नारायण करना राणे की भाषा गलत थी। देखिए, जो भी भाषा गलत थी या नहीं थी, ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है, ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी को है। भारत माता की हत्या भाषा सही है। अब मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति की अंजना जी मैं उत्तर दूंगा, हमने ऑब्जेक्ट किया, एक्सपेंड हो गया, इनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। अगर कोई कानून से देश चलाना चाहते हैं तो क्या सांसदों को उसके लिए कानून के अंदर में नहीं आना चाहिए? भारत में कानून का राज है, सदन के अंदर में भी कानून का राज है। आप देश में लोकतंत्र कह रहे हैं कि इसको मजबूत करना है, तो आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? अगर लोकसभा अध्यक्ष ने उनके गलत आचरण के लिए अगर उनको दंड दिया है तो आम लोगों में और सांसदों में कोई फर्क नहीं समझाना है, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। कानून सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता। अगर आप सब विपक्षी सांसद पे ही कार्रवाई हो रही है, इसलिए विपक्ष में इसीलिए है अंजना जी कि इन लोगों की बिल्कुल कार्यशैली अलग रही है, उदारतापूर्ण रही है। इनको तो सदन क्या, लोगों ने तो बाहर करके रखा है सत्ता से, तो सत्ता से बाहर इसीलिए वो भी सांसद है। कह रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग मोशन लाते नारायण राणे के खिलाफ। नहीं देखिए, मतलब लोकसभा में, हालांकि आप नहीं देखिए, दो चीजें हैं। नहीं अभी एक सेकेंड अंजना जी, एक सेकेंड, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी, ये लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। जो सुधांशु जी ने कहा, उन्होंने कहा प्रिविलेज मोशन लाते हम एक्सेप्ट करते। एक्सेप्टेंस कौन करता है? चेयर करता है या स्पीकर करते हैं? प्रिविलेज मोशन का स्पीकर और चेयर, जब हमारे यहां से प्रिविलेज मोशन गया उस दिन पीयूष गोयल जी के खिलाफ गया, उसको एक्सेप्ट किया गया? नहीं, खारिज किया गया। अब बात रही नारायण राणे की। अब आप अभी यहाँ एलजेपी के एक वक्ता कह रहे थे कि आम आदमी के लिए अलग होता है, सांसदों के लिए अलग होता है। तो आप बताइए, मंत्रियों के लिए कोई भाषा का वो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है? और क्या स्पीकर को खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनको नहीं कहना चाहिए? एंड क्योंकि आप राज्यसभा से हैं खुद सुधांशु जी, क्या चेयरमैन खड़े होकर नाम नहीं लेते हैं और फिर कहते हैं वुड यू वांट टू मूव अ प्रिविलेज मोशन? क्या ये हुआ आज? क्या ये नारायण राणे के लिए किया गया? और आप कह रहे हैं हमने ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है, और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। तो आप जो दोहरा मापदंड है देश देख रहा है, और अब तक आपने जवाब नहीं दिया। नारायण राणे पे जब आपसे पूछा गया, आप यहां वहां की बात कर रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। रही बात जो जयललिता जी के साथ हुआ था, जयललिता जी एक बहुत सक्षम महिला थी, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और वो वापस उस असेंबली में जीतकर ही एंट्री की थी उन्होंने, और उनको भारी बहुमत से उनको जीतकर वापस भेजा था। तो अब वहां पे जो हुआ, इतिहास वापस रचा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा और आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। ये किस तरीके के? अब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं इसका। मतलब हालांकि वो डीएमके अब आपके साथ है, मर्यादा नहीं। प्रियंका जी वही डीएमके आज आपके साथ है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रियंका जी, आपने एक विचित्र तर्क दिया है। क्या हुआ? डीएमके ने आज तक उस घटना के लिए खेद नहीं व्यक्त किया है। डीएमके ने कभी माफी नहीं मांगी है। दिया था। सुनिए, मैं बता देना चाहता हूं, ना डीएमके ने उस घटना के लिए माफी मांगी है,
न मुलायम सिंह ने लड़कों से गलती हो जाने के लिए माफी मांगी है, न अशोक गहलोत ने रेप के 60% के फर्जी होते हैं उसके लिए माफी मांगी है, न शांति धारीवाल ने सदन के पटल पर रेप इसलिए ज्यादा होते हैं मर्दों वाला प्रदेश है इसके लिए माफी मांगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि हम ऐसे करें, ये प्रवृत्ति निरंतर दिख रही है पिछले 25 वर्षों से। आप सुनिए एक और बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा पीयूष गोयल जी के खिलाफ जवाब दीजिए, प्रिविलेज मोशन नहीं आया। क्या मुद्दा था प्रिविलेज मोशन का पीयूष गोयल के खिलाफ? पीयूष गोयल जी ने वो सेंटेंस ही नहीं बोला था, रिकॉर्ड में अवेलेबल है। कांग्रेस पार्टी को गद्दार वर्ड कहा ही नहीं था। तो जब आप झूठ की प्रेमाइस पे लाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसकी प्रोसीडिंग अवेलेबल है, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी गद्दार कहा। पहले तो मुझे यह आश्चर्य है कि नारायण राणे पर वो जवाब पूछ रहे हैं। नारायण राणे, हाँ तो हम कह रहे हैं भारत माता की हत्या करने तुरंत आपत्ति की ना, इसलिए हटा। नारायण राणे पे आपने आपत्ति क्यों नहीं की? अगर आपको लगा कि ये एक्सपंज होना चाहिए या इस पे प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, बगैर मोशन लाए हमको भी प्रिविलेज मोशन नहीं मिला। राघव चड्ढा, संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी भाजपा प्रिविलेज मोशन लाई, और ये कितना प्रिविलेज ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि बगैर प्रिविलेज मोशन लाए प्रिविलेज दे दिया जाए। चलिए इतना तो तय है कि निलंबन की नई सियासत है जो विपक्ष के लिए नई आफत है। मॉनसून सत्र तो खैर खत्म हुआ, लेकिन ये ट्रेलर 2024 का बन गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।